अध्याय 3 भारतीय संविधान। 1 भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। वो निम्न है। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। 1 कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। 2 बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 3 कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। 1 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, 2 बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा 1 कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 2 कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। 3 कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1 इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। 2 अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। 3 बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 4 भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1 भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। 2 भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 3 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 4 भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1 गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। 2 विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। 3 गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। 4 गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1 अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। 2 इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। पृष्ठ 185। 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार। 1 पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। 2 भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। 3 केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। 4 प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1 केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। 2 प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित। आरक्षित विषय थे वित्त, भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, क्रिमिनल ट्राइब्स, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई,
जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। हस्तांतरित विषय 1. शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता। 2. सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल या माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। 3. आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषय का गवर्नर प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। 4. द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 5. भारत सचिव को अधिकार दिया गया है कि वो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। 6. इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. अखिल भारतीय संघ। ये संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए ये ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। 2. प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। 3. केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। कुछ संघीय विषयों, सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामले को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। 4. संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। पृष्ठ 186। 5. ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। 6. भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। 7. सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और हरिजनों के लिए भी किया गया। 8. इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। 9. इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। 1. 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। 2. भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। 3. संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वो विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। 4. भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 5. 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन करेगा। 6. देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। 2. भारतीय संविधान सभा। कैबिनेट
मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ की। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिनकी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। पृष्ठ 187। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है: 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, 2 N गोपाला स्वामी आयंगर, 3 अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, 4 कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, 5 सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 6 N माधवराव BL मित्र के स्थान पर, 7 DP खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियुक्त की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए, 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1449 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय है। स्रोत लिया गया है वर्ग 7 हमारी शासन व्यवस्था, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। स्रोत समाप्त होता है।
संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में संविधान में 25 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियों एवं उनके अध्यक्ष: 1 संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, 4 प्रारूप समिति पंडित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 5 झंडा समिति जेबी कृपलानी, 6 संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। पृष्ठ 188। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391 और 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही प्रवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर थे। नोट: 26 जुलाई 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल: 1 मंत्री जवाहरलाल नेहरू, विभाग कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। 2 वल्लभ भाई पटेल, विभाग गृह सूचना तथा प्रसारण। 3 बलदेव सिंह, रक्षा। 4 जॉन मैथाई, उद्योग तथा आपूर्ति। 5 C राजगोपालाचार्य, शिक्षा। 6 C.H. भाभा, कार्य खान एवं बंदरगाह। 7 राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। 8 आसफ अली, रेलवे। 9 जगजीवन राम, श्रम। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य: 1 लियाकत अली खां, वित्त। 11 I. चुंद्रीगर, वाणिज्य। 12 अब्दुल रब नश्तहर, संचार। 13 जोगेंद्रनाथ मंडल, विधि। 14 गजांतर अली खां, स्वास्थ्य। 3 भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना: नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित ये उद्देशिका निम्न प्रकार है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना की मुख्य बातें: संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान की को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। पृष्ठ 189। बेरूबाड़ी यूनियन बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरूबाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसीलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना।
संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संविधान संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। 4. भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान में सहायता ली गई है। 1. संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। 2. ब्रिटेन। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। 3. आयरलैंड। नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। 4. ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेष अधिकार। 5. जर्मनी। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। 6. कनाडा। संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। 7. दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। 8. रूस। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। 9. जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नोट: भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। 5. भारतीय संविधान की अनुसूची। प्रथम अनुसूची। इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों, 28 राज्यों एवं संघ शासित 7 क्षेत्रों का उल्लेख है। नोट: संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। द्वितीय अनुसूची। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। पृष्ठ 190। चौथी अनुसूची। इसमें विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची। इस विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 1. संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। वर्तमान समय में इसमें 98 विषय हैं। 2. राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे। वर्तमान समय में इसमें 62 विषय हैं। 3. समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय सामने होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून का बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं। नोट: समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है। 8वीं अनुसूची। इसमें भारत की 42 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी को और 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया।
9वीं अनुसूची। नवी संविधान में ये अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। नोट: अब तक ये मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा ये स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची ये संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल में से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची ये अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची ये अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 7. देशी रियासतों का भारत में विलय। देशी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व रियासती मंत्रालय बनाया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। पृष्ठ 191। 7. संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है जिसमें संप्रति 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 2 राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में वे निर्दिष्ट है। 3 भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2 भारत की संसद के विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। 8 राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश S.K. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतार मैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। नेहरू, पटेल एवं सितार मैया JVP समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामुल्लू की मृत्यु हो गई। रामुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। ये राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पाणिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभा बस्तियां पौंडीचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 ईस्वी को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन व द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्यवाही की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। 1 मई 1960 ईस्वी को मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बम्बई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक 2 राज्यों की स्थापना की गई।
नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया। 1 नवंबर 1966 ईस्वी में पंजाब को विभाजित करके पंजाब यानी पंजाबी भाषा एवं हरियाणा हिंदी भाषी 2 राज्य बना दिए गए। 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 21 जनवरी 1972 ईस्वी मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पृष्ठ 192। 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 20 फरवरी 1987 ईस्वी में मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 30 मई 1987 ईस्वी में गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, 9 नवंबर 2000 ईस्वी उत्तरांचल अब उत्तराखंड 27वां राज्य एवं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड 28वां राज्य बनाया गया। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषद। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। नए राज्यों का गठन वर्ष: आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी, महाराष्ट्र 1960 ईस्वी, गुजरात 1960 ईस्वी, नागालैंड 1963 ईस्वी, हरियाणा 1966 ईस्वी, हिमाचल प्रदेश 1971 ईस्वी, मेघालय 1972 ईस्वी, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 ईस्वी, सिक्किम 1975 ईस्वी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 ईस्वी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड 2000 ईस्वी। भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदों पर सम्मिलित राज्यों के नाम इस प्रकार हैं। 1. उत्तरी क्षेत्रीय परिषद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र। 2. मध्य क्षेत्रीय परिषद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़। 3. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम। 4. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन द्वीप एवं दादर तथा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र। 5. दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र। 9. भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का। भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य, 152 से 237। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। पृष्ठ 193। 10 भारतीय नागरिकता। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 1 जन्म से, प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वो जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे। 2 वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। नोट: माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी द्वारा किया गया है। 3 देशीयकरण द्वारा नागरिकता।
भारत सरकार के देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 4. पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 1. वो व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। 2. वो भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। 3. वो स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी। 4. भारतीय नागरिकों से के नाबालिग बच्चे। 5. राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 5. भूमि विस्तार द्वारा। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए हैं। 1. अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। 2. जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले ये अवधि 6 माह थी। 3. देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। 1. नागरिकता का परित्याग करने से। 2. किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर। 3. सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। नोट: जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेष अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। 1. राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में। 2. राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में। 3. राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में। 4. छात्रवृत्तियां अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे। पृष्ठ 194। 11. मौलिक अधिकार। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 का को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। नोट: 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मूल अधिकार। 1. समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। 2. स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। 5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। 1. समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है।
2. स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 हैं। 19A बोलने की स्वतंत्रता। 19B शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अपवाद जम्मू कश्मीर। 19F संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा हटा दिया गया। 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। नोट, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में ही है। पृष्ठ 195। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। 1. किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। 2. अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। 3. किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा संस्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 का राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। 86वां संशोधन 2002 के द्वारा। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 1. हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 2. 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंड अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। 3. उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। निवारक विरोध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक विरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक विरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः ये निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से ही हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब 1. सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। 2. इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। 3. निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदर्श के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। निवारक विरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां। 1. निवारक विरोध अधिनियम 1950। भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः ये 31 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया था। 2. आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 MISA। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 ईस्वी में ये समाप्त हो गया। 3. विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 ईस्वी को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। 4. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। 5. आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून। टाडा। निवारक विरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें से ये सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया गया। पृष्ठ 196। 6. पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001। इसे 25 अक्टूबर 2001 ईस्वी को लागू किया गया। पोटो
टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, लेकिन ये अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया। 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेकारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। नोट: जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। आज संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका पाएगा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। 6. सार्वभौमिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जो निम्न है। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबीज कॉर्पस। 2. परमादेश, मैंडामस। 3. प्रतिषेध लेख, प्रोहाइबिटेशन। 4. उत्प्रेषण, काचियोरारी। 5. अधिकार पृच्छा लेख, क्यो वारंटो। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वो बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। पृष्ठ 197। 2. परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। 3. प्रतिषेध लेख। ये आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। 4. उत्प्रेषण। उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों की ये निर्देश दिया जाता है कि वो अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। 5. अधिकार पृच्छा लेख।
जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वो किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वो इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वो कार्य नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन। 1. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 1967 ईस्वी के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में ये निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। 2. सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। 1967 ईस्वी के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। 3. 24वें संविधान संशोधन 1971 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा ये निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। 4. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। 5. 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा ये व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय ने प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। 6. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। 1980 ईस्वी के निर्णय के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। 12. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान का भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। अनुच्छेद 39 का सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। पृष्ठ 198। अनुच्छेद 39 ग धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। उपर्युक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। 1. नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 2. इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। मौलिक अधिकार इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। मौलिक अधिकार इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत ये समाज की भलाई के लिए है। मौलिक अधिकार ये व्यक्ति के अधिकार के लिए है।
5 इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। 6 नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। मौलिक अधिकार, ये सरकार के महत्व को घटाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत 7 ये राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार, ये अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। 13 मौलिक कर्तव्य, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। 1 प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2 स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। पृष्ठ 199। 3 भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। 4 देश की रक्षा करें। 5 भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। 6 हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। 7 प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। 9 सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10 व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11 माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 86वां संशोधन। 14 संघीय कार्यपालिका, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वो 1 भारत का नागरिक हो, 2 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 3 लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य, 4 चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। भारत के राष्ट्रपति। 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्यकाल 26/1/1950 से 13/5/1962। 2 डॉक्टर एस राधाकृष्णन, 13/5/1962 से 13/5/1967। 3 जाकिर हुसैन, 13/5/1967 से 3/5/69। 4 वीवी गिरी, 24/8/1969 से 24/8/1974। 5 फरुखुद्दीन अली अहमद, 24/8/1974 से 11/2/1977। 6 नीलम संजीव रेड्डी, 25/7/1977 से 25/7/1982। 7 ज्ञानी जैल सिंह, 25/7/1982 से 25/7/1987। 8 आर वेंकट रमन, 25/7/1987 से 25/7/1992। 9 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 25/7/1992 से 25/7/1997। 10 के आर नारायणन, 25/7/1997 से 25/7/2002। 11 डॉक्टर ABJ अब्दुल कलाम, 25/7/2002 से 25/7/2007। 12 प्रतिभा पाटिल, 25/7/2007 से अब तक। नोट, वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई से 1969 से 24 अगस्त 1969 तक एवं BD जत्ती 11 फरवरी से 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। नोट, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पौंडीचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्यीय प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। पृष्ठ 200।
राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वो पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है। 1. उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा। 2. महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 56 एवं 61। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61(1) में उल्लिखित है, वो है संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पदत्याग करना होगा। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष को समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(1)। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज अंतराल न होने पाए, इसीलिए ये उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 51(1) ग। तभी ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 1.5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। 1. नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। 1. भारत का प्रधानमंत्री। 2. प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों। 3. सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों। 4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 5. राज्यों के राज्यपाल। 6. मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त। 7. भारत के महान्यायवादी। 8. राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य। 9. संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों। 10. संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों। 11. वित्त आयोगों के सदस्य। 12. भाषा आयोग के सदस्यों। 13. पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों। 14. अल्पसंख्यक आयोगों की सदस्यों। 15. भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों। 16. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों आदि। पृष्ठ 201। 2. विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। 1. संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार। 2. संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति। 3. लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति। 4. संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। 5. संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। ए. नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक। बी. धन विधेयक अनुच्छेद 117(1). सी. संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक अनुच्छेद 117(3). डी. ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक। ई. राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक। 3. संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार।
जब राष्ट्रपति को ये लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वो उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता है। इसी प्रकार वो कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। 4. अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को ये शक्ति नहीं होती है। 5. सैनिक शक्ति। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। 6. राजनीतिक शक्ति। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। 7. क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रतिबिंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। 8. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। ए. युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, अनुच्छेद 352। बी. राज्यों में सांविधिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आयात, अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन। सी. वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360, न्यूनतम अवधि 2 माह। 9. राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वो ये परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। पृष्ठ 202। 10. राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण है 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। 16. भारत की संचित निधि, अनुच्छेद 266 1. भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्न है। 1. राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता और अन्य व्यय के सभापति। 2. राज्यसभा सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। 3. सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता तथा पेंशन। 4. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन। 5. ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। 6. भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा ही दी गई डिक्री या पंचाट। 7. कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करे। 17. भारत की आकस्मिकता निधि, अनुच्छेद 267। संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है। ये निधि 1950 द्वारा गठित की गई है। ये निधि कार्यपालिका के व्ययवनाधीन है। जब तक विधानमंडल अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है, तब तक समय समय पर अनावेक्षित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो या समुचित विधानमंडल विनियमित करेगा। पृष्ठ 208। 18. भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है।
भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वो किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वो उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही अहर्ताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। 19 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 से 151। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा और उसके आधार 1 साबित कदाचार या 2 असमर्थता हो सकेंगे। इसकी पदावधि पद ग्रहण करने के लिए तिथि से 6 वर्ष तक होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो अवकाश ग्रहण कर लेता है। ये सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत तथा प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए हैं। ये इस बात की संपरीक्षा करता है। 20 संविधान में संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। 1 साधारण विधि द्वारा संशोधन, 2 संसद के विशेष बहुमत द्वारा, 3 संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। 1 साधारण विधि द्वारा। संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। 1 नए राज्यों का निर्माण, 2 राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, 3 संविधान की नागरिकता संबंधी, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं। 2 विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वो संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। 3 संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के प्रमुख विषय हैं। 1 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54। 2 राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्यपद्धति, अनुच्छेद 55। 3 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 4 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 5 केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 6 संघीय न्यायपालिका। 7 राज्यों के उच्च न्यायालय। 8 संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध। 9 7वीं अनुसूची का कोई विषय। 10 संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। 11 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध। पृष्ठ 209। उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कार्यकाल 5 वर्ष। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है। उपराष्ट्रपति किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। योग्यता। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वो 1 भारत का नागरिक हो, 2 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 3 राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, 4 निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, 5 वो संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि
6 महीने होती है। इसी दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को मिलने वाली वेतन तथा सभी सुविधाओं का उपभोग करता है। भारत के उपराष्ट्रपति 1 डॉक्टर एस राधाकृष्णन, कार्यकाल 1952 से 1962। 2 डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1962 से 67। 3 वीवी गिरी, 1967 से 1969। 4 गोपाल स्वरूप पाठक, 1969 से 74। 5 बीडी जत्ती, 1974 से 1979। 6 न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 1979 से 1984। 7 आर वेंकटरमण, 1984 से 1987। 8 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1987 से 1992। 9 के आर नारायणन, 1992 से 1997। 10 कृष्णकांत, 1997 से 2002। 11 भैरव सिंह शेखावत, 2002 से 10/8/2007। 12 हामिद अंसारी, 11/8/2007 से अभी तक। पृष्ठ 203। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। मंत्री 3 प्रकार के होती हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। वो कुल 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वो ऐसी महिला व्यक्ति रही जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही। पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए, मात्र 13 दिन। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। भारत के प्रधानमंत्री: 1 जवाहरलाल नेहरू, कार्यकाल 15/8/1947 से 27/5/1964। 2 लाल बहादुर शास्त्री, 9/6/1964 से 11/1/1966। 3 इंदिरा गांधी, 24/1/1966 से 24/3/1977। 4 मोरारजी देसाई, 24/3/1977 से 28/7/1979। 5 चौधरी चरण सिंह, 28/7/1979 से 14/1/1980। 6 इंदिरा गांधी, 14/1/1980 से 31/10/1984। 7 राजीव गांधी, 31/10/1984 से 1/12/1989। 8 विश्वनाथ प्रताप सिंह, 2/12/1989 से 10/11/1990। 9 चंद्रशेखर सिंह, 10/11/1990 से 21/6/1991। 10 पीवी नरसिम्हा राव, 21/6/1991 से 16/5/1996। 11 अटल बिहारी वाजपेयी, 16/5/1996 से 1/6/1996। 12 HD देवेगौड़ा, 1/6/1996 से 21/4/1997। 13 I.K. गुजराल, 21/4/1997 से 18/3/1998। 14 अटल बिहारी वाजपेयी, 19/3/1998 से 13/10/1999। 16 डॉक्टर मनमोहन सिंह, 22/5/2004 से 21/5/2009। 17 डॉक्टर मनमोहन सिंह, 22/5/2009 से डैश। नोट: गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक
एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ये थे भारत के प्रधानमंत्री। पृष्ठ 204। 15 संघीय संसद। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा एवं उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में ये संख्या 245 है। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञानी या अनुभवी हैं। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य के लिए जरूरी है कि उसका नाम उस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में हो जिस राज्य से वो राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करते हैं। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। केवल राज्यसभा को राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 249। केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है। अनुच्छेद 312। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर व नागर हवेली, दमन व दीव व लक्षद्वीप का। राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा सदस्यों की संख्या। राज्य उत्तर प्रदेश सदस्य संख्या 31, महाराष्ट्र सदस्य संख्या 19, आंध्र प्रदेश सदस्य संख्या 18, तमिलनाडु सदस्य संख्या 18, बिहार सदस्य संख्या 16, पश्चिम बंगाल सदस्य संख्या 16, कर्नाटक सदस्य संख्या 12, मध्य प्रदेश सदस्य संख्या 11, गुजरात सदस्य संख्या 11, उड़ीसा सदस्य संख्या 10, राजस्थान सदस्य संख्या 10, केरल सदस्य संख्या 9, पंजाब सदस्य संख्या 7, असम सदस्य संख्या 7, झारखंड सदस्य संख्या 6, छत्तीसगढ़ सदस्य संख्या 5, हरियाणा सदस्य संख्या 5, जम्मू कश्मीर सदस्य संख्या 4, हिमाचल प्रदेश सदस्य संख्या 3, उत्तराखंड सदस्य संख्या 3, नागालैंड सदस्य संख्या 1, मिजोरम सदस्य संख्या 1, मेघालय सदस्य संख्या 1, मणिपुर सदस्य संख्या 1, त्रिपुरा 1, सिक्किम 1, अरुणाचल प्रदेश 1, गोवा 1। संघीय क्षेत्र दिल्ली 3, पुदुचेरी 1। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी 1966 से 67, HD देवेगौड़ा 1996 से 97, IK गुजराल 1997 से 98, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से ब्लैंक। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति डॉक्टर SV कृष्णामूर्ति राव। पृष्ठ 205। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। अनुच्छेद 93। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं।
वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इन सदस्यों में 530 सदस्य 28 राज्यों से, 13 सदस्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अगस्त 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 91वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 ईस्वी के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु लोकसभा में 2010 ईस्वी तक स्थानों को सुरक्षित कर दिया गया है। 79वें संवैधानिक संशोधन 1999 ईस्वी के द्वारा राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में लोकसभा सदस्यों की संख्या: उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, आंध्र प्रदेश 42, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, उड़ीसा 21, केरल 20, झारखंड 14, असम 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, जम्मू कश्मीर 6, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, मेघालय 2, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 2, मणिपुर 2, त्रिपुरा 2, सिक्किम 1, नागालैंड 1, मिजोरम 1, संघीय क्षेत्र दिल्ली 7, पुदुचेरी 1, चंडीगढ़ 1, दादर तथा नागर हवेली 1, अंडमान निकोबार 1, लक्षद्वीप 1, दमन एवं दीव 1। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं निम्न हैं। 1. वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। 2. उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो। 3. भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वो कोई लाभ के पद पर नहीं हो। 4. वो पागल तथा दिवालिया ना हो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 8 बार 1970 ईस्वी से 1977 ईस्वी, 1979 ईस्वी, 1984 ईस्वी, नवंबर 1989 ईस्वी, मार्च 1991 ईस्वी, दिसंबर 1997 ईस्वी तथा अप्रैल 1999 ईस्वी किया गया है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। पृष्ठ 206। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए गए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग 55 सदस्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए, तब यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो तो विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं। 3. दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए हों। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वो भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति या यदि वो भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है।
14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष। पहली लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, एम अनंत शयनम आयंगर। दूसरी लोकसभा एम अनंत शयनम आयंगर। तीसरी लोकसभा हुकुम सिंह। चौथी नीलम संजीव रेड्डी, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। पांचवी लोकसभा गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, बलिराम भगत। छठी नीलम संजीव रेड्डी के पास हेगड़े। सातवीं बलराम जाखड़। आठवीं बलराम जाखड़। नौवीं रवि राय। 10वीं शिवराज वी पाटिल। 11वीं पीए संगमा। 12वीं जीएमसी बालयोगी। 13वीं जीएमसी बालयोगी मनोहर गजानंद जोशी। 14वीं लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी। 15वीं मीरा कुमार। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। 1. सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना। 2. किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। 3. वो विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। 4. संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना। पृष्ठ 207। 5. विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। 6. संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना। 7. अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है तथा उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर एवं उपाध्यक्ष श्री अनंत शयनम थे। नोट: क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं सबसे छोटा लक्षद्वीप है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले। 1. डी आइजनहावर 1959। 2. जिमी कार्टर 1978। 3. बिल क्लिंटन 2000। 4. बराक ओबामा 2010। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे। 1. रिचर्ड निक्सन 1969। 2. जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006। संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित होता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से ये मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक मामले अर्थात निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है। 21. न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय। भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। नोट: उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 की गई है। तदुपरांत 1960 ईस्वी में ये सब संख्या पुनः बढ़ाकर 14, 1978 में 18 तथा 1986 में 26 हो गई।
केंद्र सरकार ने 21 फरवरी 2008 को उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 करने का फैसला किया। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश की योग्यताएं: 1. वो भारत का नागरिक हो। 2. वो किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों के में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर पाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार: 1. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये निम्न मामलों में प्राप्त है: 1. भारत संघ तथा 1 या 1 से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में। 2. भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और 1 या 1 से अधिक राज्यों के बीच विवादों में। 3. 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। पृष्ठ 210। 2. अपीलीय क्षेत्राधिकार। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं: 1. सांविधानिक, 2. दीवानी और 3. फौजदारी। 3. परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143 न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। 4. पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वो स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। 5. अभिलेख न्यायालय। संविधान का अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका आशय यह है कि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। 6. मौलिक अधिकारों का रक्षक। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय का विशेष रूप से उत्तरदायी ठहरता है और वो मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, पृच्छालेख और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती हैं। अनुच्छेद 231। वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली और दमन तथा दीव और पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। वर्तमान में भारत में 21 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से सबसे केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम 3 एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक 58 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं: 1.
वो भारत का नागरिक हो। 2, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। लोक अदालत। लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 संशोधन 2002 द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी, पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता, दीवानी फौजदारी राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानूनी विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। कानूनी विवादों को लोक अदालतें मुकदमा दायर होने से पूर्व भी अपने यहाँ स्वीकार कर सकती है। लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होती है। ये निर्णय अंतिम होते हैं। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। देश को लगभग सभी जिलों में स्थायी तथा सतत लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। पृष्ठ 211। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पद मुक्त किया जाता है। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वो उस न्यायालय की वकालत नहीं कर सकता, किंतु वो किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। उच्च न्यायालय अधिकारिता तथा स्थान। 1. नाम कलकत्ता, स्थापना वर्ष 1862 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मूल स्थान कोलकाता, खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर। 2. बम्बई, स्थापना वर्ष 1862 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता महाराष्ट्र, गोवा, दादर, नागर हवेली, दमन एवं दीव। मूल स्थान मुंबई, खंडपीठ नागपुर, पणजी, औरंगाबाद। 3. मद्रास, स्थापना वर्ष 1862 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता तमिलनाडु और पुदुचेरी। मूल स्थान चेन्नई, खंडपीठ मदुरई। 4. इलाहाबाद, स्थापना वर्ष 1866 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता उत्तर प्रदेश। मूल स्थान इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ। 5. कर्नाटक, स्थापना वर्ष 1884 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता उत्तर प्रदेश। मूल स्थान इलाहाबाद, खंडपीठ डैश। 5. कर्नाटक, स्थापना वर्ष 1884 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कर्नाटक। मूल स्थान बेंगलौर, खंडपीठ डैश। 6. पटना, स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता बिहार। मूल स्थान पटना, खंडपीठ डैश। 7. जम्मू कश्मीर, स्थापना वर्ष 1928 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता जम्मू कश्मीर। मूल स्थान श्रीनगर, खंडपीठ जम्मू। 8. उड़ीसा, स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता उड़ीसा। मूल स्थान कटक, खंडपीठ डैश। 9. गुवाहाटी, स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। मूल स्थान गुवाहाटी, खंडपीठ कोहिमा, इम्फाल, अगरतला, शिलोंग, आइजॉल, ईटानगर। 10. राजस्थान, स्थापना वर्ष 1949 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता राजस्थान। मूल स्थान जोधपुर, खंडपीठ जयपुर। 11. आंध्र प्रदेश, स्थापना वर्ष 1954 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता आंध्र प्रदेश। मूल स्थान हैदराबाद, खंडपीठ डैश। 12. मध्य प्रदेश, स्थापना वर्ष 1956 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता मध्य प्रदेश। मूल स्थान जबलपुर, खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर।
13 केरल, स्थापना वर्ष 1958 ईस्वी, राज्य क्षेत्र अधिकारिता केरल लक्षद्वीप, मूल स्थान अर्नाकुलम, खंडपीठ डैश। 14 गुजरात, स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी, राज्य क्षेत्र अधिकारिता गुजरात, मूल स्थान अहमदाबाद, खंडपीठ डैश। 15 दिल्ली, स्थापना वर्ष 1966 ईस्वी, राज्य क्षेत्र अधिकारिता दिल्ली, मूल स्थान दिल्ली, खंडपीठ डैश। 16 हिमाचल प्रदेश, स्थापना वर्ष 1971 ईस्वी, राज्य क्षेत्र अधिकारिता हिमाचल प्रदेश, मूल स्थान शिमला, खंडपीठ डैश। 17 पंजाब व हरियाणा, स्थापना वर्ष 1975 ईस्वी, राज्य क्षेत्र अधिकारिता पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, मूल स्थान चंडीगढ़, खंडपीठ डैश। 18 सिक्किम, स्थापना वर्ष 1975 ईस्वी, राज्य क्षेत्र अधिकारिता सिक्किम, मूल स्थान गंगटोक, खंडपीठ डैश। 19 छत्तीसगढ़, स्थापना वर्ष 2000 ईस्वी, राज्य क्षेत्र अधिकारिता छत्तीसगढ़, मूल स्थान बिलासपुर, खंडपीठ डैश। 20 उत्तराखंड, स्थापना वर्ष 2000 ईस्वी, राज्य क्षेत्र अधिकारिता उत्तराखंड, मूल स्थान नैनीताल, खंडपीठ डैश। 21 झारखंड, स्थापना वर्ष 2000 ईस्वी, राज्य क्षेत्र अधिकारिता झारखंड, मूल स्थान रांची, खंडपीठ डैश। पृष्ठ 212 उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार। 1 प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौका अधिकरण, इच्छा प्रपत्र, तलाक, विवाह, कंपनी न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश, विशेषकर बंधी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा के लेख जारी करने के अधिकार प्राप्त हैं। 2 अपीलीय क्षेत्र अधिकार। 1 फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया हो तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। 2 दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय में उन सब मामलों की अपील हो सकती है जो 5 लाख रुपये या उससे अधिक संपत्ति से संबद्ध हो। 3 उच्च न्यायालय पेटेंट और डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षकता आदि मामलों में भी अपील सुनता है। 3 उच्च न्यायालयों में मुकदमों का हस्तांतरण। यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो अभियोग अभिनस्त न्यायालय में विचाराधीन है वो विधि के किसी सारगर्भित प्रश्न से संबद्ध है तो वो उसे अपने यहाँ हस्तांतरित कर या तो उसका निपटारा स्वयं कर देता है या विधि से संबद्ध प्रश्न को निपटाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज देता है। 4 प्रशासकीय अधिकार। उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्त पदान्वनित, पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। नोट: उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची से संबद्ध विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन। 1 राष्ट्रपति 1,50,000 रुपये, 2 उपराष्ट्रपति 1,25,000 रुपये, 3 लोकसभा अध्यक्ष 1,25,000 रुपये, 4 राज्यपाल 1,10,000 रुपये, 5 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 1 लाख रुपये, 6 सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 90,000 रुपये, 7 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 90,000 रुपये, 8 उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 80,000 रुपये, 9 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 90,000 रुपये, 10 मुख्य चुनाव आयुक्त 90,000 रुपये, 11 महान्यायवादी 90,000 रुपये। 22 राज्य की कार्यपालिका। राज्यपाल संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है और ये प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल की 2 या 2 अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होना अनिवार्य है। 1 वो भारत का नागरिक हो। 2 वो 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो। 3 किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। 4 वो राज्य विधानमंडल सभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। राज्यपाल का वेतन 1,10,000 रुपये मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे।
पृष्ठ 213। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेष अधिकार। 1. वो अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। 2. राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं प्रारंभ की जा सकती है। 3. जब वो पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। 4. राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्यवाही करने से पहले उसे 2 मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है। राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य। 1. कार्यपालिका संबंधी कार्य। ए. राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। बी. राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। सी. राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति की परामर्श देता है। डी. राज्यपाल का अधिकार है कि वो राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करें। ई. जब राज्य का प्रशासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार न चलाया जा रहा हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। एफ. राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। जी. राज्यपाल राज्य के विशेष विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपति को भी नियुक्त करता है। 2. विधायी अधिकार। ए. राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। बी. राज्यपाल विधानमंडल का सत्राहवान करता है, उसका सत्रावसान करता है तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। सी. वो राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। डी. राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। ई. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। एफ. यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। नोट: जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं को प्रदेश का राज्यपाल नामजद करता है। पृष्ठ 214। जी. जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है जिसे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उसे अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। एच. कुछ विशिष्ट प्रकार के विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजता है। 3. वित्तीय अधिकार। ए. राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वेतन वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। बी. विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। सी. ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति न कर दे। डी. राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। ई. राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वो उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। 4. न्यायिक अधिकार। राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिवलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है।
राज्यपाल की स्थिति। यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती हैं, न कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थितियों में उसे इच्छानुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उप राज्यपाल दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। प्रशासक दादर एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप, दमन तथा दीव। नोट: पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। विधान परिषद। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। वर्तमान में केवल 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में विधान परिषदें विद्यमान हैं। नोट: पहले केवल 5 राज्यों में विधान परिषदें थी, लेकिन 2 अप्रैल 2007 से आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद अस्तित्व में आ गई है। ज्ञातव्य है कि आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का सृजन 1957 में किया गया था, किंतु 1985 में इसे वहां समाप्त कर दिया गया था। पृष्ठ 215। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। अपवाद: जम्मू कश्मीर 36। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु प्रतिवर्ष दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हों, तथा 1/6 सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 10वांश 1/10 इनमें जो भी अधिक हो गढ़पूर्ति होगा। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनती है। सभापति एवं उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। सभापति उपसभापति को संबोधित कर एवं उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है, किंतु ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य संख्या। 1. राज्य अरुणाचल प्रदेश, विधानसभा 60, विधान परिषद डैश। 2. असम, विधानसभा 126। 3. आंध्र प्रदेश, विधानसभा 294, विधान परिषद 90। 4. उड़ीसा, विधानसभा 147, विधान परिषद डैश। 5. उत्तर प्रदेश, विधानसभा 403, विधान परिषद 99। 6. उत्तराखंड, विधानसभा 70, विधान परिषद डैश। 7. कर्नाटक, विधानसभा 224, विधान परिषद 75। 8. केरल, विधानसभा 140, विधान परिषद डैश। 9. गुजरात, विधान सभा 182, विधान परिषद डैश। गोवा, विधानसभा 40, विधान परिषद डैश। 11. छत्तीसगढ़, विधानसभा 90, विधान परिषद डैश। 12. जम्मू कश्मीर। नोट: जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 100 सीटें दी गई हैं, किंतु 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हैं। नोट समाप्त। विधानसभा
76 विधान परिषद 36, 13 झारखंड विधानसभा 81 विधान परिषद डैश, 14 तमिलनाडु विधानसभा 234 विधान परिषद 78, नागालैंड विधानसभा 60 विधान परिषद डैश, 16 पंजाब विधानसभा 117 विधान परिषद डैश, 17 पश्चिम बंगाल विधानसभा 294 विधान परिषद डैश, 18 बिहार विधानसभा 243 विधान परिषद 75, 19 मणिपुर विधानसभा 60 विधान परिषद डैश, 20 मध्य प्रदेश विधानसभा 230 विधान परिषद डैश, 21 महाराष्ट्र विधानसभा 288 विधान परिषद 78, 22 मिजोरम विधानसभा 40 विधान परिषद डैश, 23 मेघालय विधानसभा 60 विधान परिषद डैश, 24 राजस्थान विधानसभा 200 विधान परिषद डैश, 25 सिक्किम विधानसभा 32 विधान परिषद डैश, 26 हरियाणा विधानसभा 90 विधान परिषद डैश, 27 हिमाचल प्रदेश विधानसभा 68 विधान परिषद डैश, 28 त्रिपुरा विधानसभा 60 विधान परिषद डैश, संघीय प्रदेश 1 दिल्ली विधानसभा 70, 2 पुदुचेरी विधानसभा 30 विधान परिषद डैश।